Hello and welcome to NCERT Guide. So today we are going to discuss about logarithm, right? So 11th and 12th में फिजिक्स मैथमेटिक्स में हमें ऐसी बहुत सारी सिचुएशन मिलेगी जहाँ पे हमें ढेर सारी अलग अलग टाइप की इक्वेशंस मिलने वाली है, राइट? और ये इक्वेशन हम 10th के नॉलेज के हिसाब से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो हमें कुछ एडवांस टूल्स की ज़रूरत होगी मैथमेटिक्स के, जिनकी मदद से हम वो सारी इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे फ्यूचर में, राइट? सो ऐसे मैथमेटिकल टूल्स जो हमें पता होना चाहिए, वो उसमें से सबसे पहला मैथमेटिकल टूल है वो है एक्सपोनेंट एंड इंडाइसिस, राइट? सो ये वाले जो एक्सपोनेंट एंड इंडाइसिस के आपने फॉर्मूले हैं वो 9th क्लास में नंबर सिस्टम नाम के चैप्टर में पढ़े हुए हैं, राइट? जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग टूल जो आने वाला है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और वो है लॉगरिथम, राइट? जो तीसरा होगा वो होगा डिफरेंशिएशन और जो फोर्थ हमारा ऑपरेटिंग टूल होगा वो होगा इंटीग्रेशन। इन चारों की मदद से हम फ्यूचर में जो भी इक्वेशंस हमारे सामने आने वाली है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में वो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, राइट? सो आइए हम पढ़ते हैं लॉगरिथम के बारे में। तो लॉगरिथम को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो होता है लॉग, राइट? सो लॉगरिथम को ही हम क्या बोलते हैं? लॉग, राइट? अब लॉगरिथम का यूज कैसे होता होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि आपके पास इस टाइप की इक्वेशन हो, राइट? इस टाइप की इक्वेशन हो a इज इक्वल्स टू बी रेज टू पावर c, आपको पता होगा ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमें पता है कि टोटल a b c तीन पॉसिबिलिटी है कि हम तीनों को अलग अलग वेरिएबल दे दें, राइट? सो पहले वाले केस में हमने क्या बोला है? हमने a को वेरिएबल माना है और इन दोनों का वैल्यू फिक्स किया है। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या हम इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं जिसमें a जो होता है वो वेरिएबल होता है, राइट? सो पहला हमारा केस है a जो है हमारा वेरिएबल है और इनका वैल्यू आपको दे रखा हुआ, राइट? सो 2 रेज़ टू पावर 3, तो आपको a का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप की इक्वेशन जिसमें ये वाली पर्टिकुलर चीज वेरिएबल होती है उसको सॉल्व करना हम काफी आसानी से जानते हैं। हमें पता है 2 रेज़ टू पावर 3 जो होगा उसका मतलब होता है कि 2 को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, राइट? सो इस टाइप की सिचुएशन को सॉल्व करना हम ऑलरेडी जानते हैं 10th क्लास के नॉलेज के हिसाब से, जबकि a क्या होगा? आपका वेरिएबल, राइट? अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं हम। सेकंड सिचुएशन में अगर हम इस बेस को वेरिएबल माने तो क्या हम इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं? तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमने लिखा 32 इज इक्वल टू बी रेज टू पावर 5, राइट? यहाँ पे b क्या है? आपका वेरिएबल। अगर आपको इस सिचुएशन में b का वैल्यू निकालना है तो क्या आप इसे सॉल्व करना जानते हैं? हम एक्सपोनेंट और इंडाइसिस की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि जो b का वैल्यू होगा वो होगा 5th रूट ऑफ, ये जो है ये 1/5 से चले जाएगा तो हम बोल सकते हैं ये 5th रूट ऑफ 32 होगा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि जो 32 रेज़ टू पावर 1/5। हम इसे एक्सपोनेंट और इंडाइसिस की मदद से सॉल्व करना जानते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो हमें पता है कि 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे जब, तो 2 जो होने वाला है वो 5 टाइम्स आने वाला है, राइट? और यहाँ पे होगा रेज़ टू पावर 1/5, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो इस टाइप की इक्वेशन भी हम सॉल्व करना जानते हैं जिसमें आपका जो बेस होगा वो क्या होगा? वेरिएबल, राइट? सो इस टाइप की इक्वेशन भी सॉल्व करना हमको आता है यूजिंग एक्सपोनेंट एंड इंडाइसिस, राइट? अब थर्ड टाइप की सिचुएशन देखते हैं जब हमारा पावर जो होगा वो वेरिएबल होगा, राइट? जब पावर क्या होने वाला है? वेरिएबल। तो हमने एक एग्जांपल लिया है जब हमने a को भी फिक्स कर दिया है, b को भी फिक्स कर दिया है, बट c को वेरिएबल माना है। इसका मतलब हमें c का वैल्यू निकालना है, राइट? अब ये इस टाइप की सिचुएशन अगर आप देखो तो क्या आपको इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना आता है? तो अभी के लिए हमारे लिए इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल है। तो इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ही हम लॉगरिथम ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं और यहां से हम c का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे, राइट? अगर मैं बोलूं कि आप यहाँ पे गेस करिए कि c का वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, तो आप आसानी से देख सकते हो 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16 और 2 की पावर 5 जो होता है वो होता है 32। क्योंकि आपका नंबर जो है वो 24 है, वो 16 और 32 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब जो c का वैल्यू होगा
वो 4 से लेके 5 के बीच में आने वाला है। तो अभी तक तो हमारी नॉलेज के हिसाब से हम इतना ही बोल सकते हैं कि जो c का वैल्यू होगा वो 4 या 5 के बीच में आने वाला है, क्योंकि 2 की पावर 4 होता है 16 और 2 की पावर 5 होता है 32। तो कहीं ना कहीं c जो होगा 4 से 5 के बीच में आने वाला है। तो अब हम देखने वाले हैं कि हम कैसे एक्सपोनेंट और इंडाइसेस की इक्वेशंस को लॉगरिथम इक्वेशन में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट इंडाइसेस को लॉगरिथम में इंटरचेंज और लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंट इंडाइसेस में कैसे चेंज कर पाएंगे फ्यूचर में, राइट। सो पहले हम देख लेते हैं कि जब भी आपके पास इस टाइप की सिचुएशन हो a इज इक्वल्स टू b की पावर c, तो इसे आप इंटरचेंज कर सकते हो लॉगरिथम में। कैसे? जो पावर है वो बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे जो b था आप देख सकते हो b जो है बेस में है c की, तो यहाँ पर भी लॉग जो है लॉग के बेस में आ जाएगा b, और जो a होगा वो यहाँ कहीं आ जाएगा, राइट। सो ये इंटरचेंज आपको याद रखना होगा। आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए और इसको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट। इसे पढ़ते कैसे हैं? तो ये लिखा रहा है बेसिकली c इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस b, राइट। सो इसे क्या पढ़ेंगे हम? log ऑफ a टू द बेस b। यहां पे b क्या होगा? बेस, और a क्या होगा? आर्ग्यूमेंट, राइट। सो a को क्या बोलेंगे? a को बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट, और b क्या होने वाला है? b होने वाला है बेस ऑफ लॉगरिथम, राइट। सो काफी आसान है, आप ये इंटरचेंज करना सीख लीजिए। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास एक एक्सपोनेंट इंडाइसेस की इक्वेशन है और मुझे वैल्यू निकाल के लानी है c की, जो कि दे रखा है 24 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर c। अगर आपको c का वैल्यू निकालना है तो हमें पता है हम लॉग की मदद से आसानी से निकाल पाएंगे फ्यूचर में। सो पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम में, राइट। सो लॉगरिथम में बोल रखा है कि a इज इक्वल्स टू, अगर b की पावर c होता है, इसका मतलब a का वैल्यू हो गया 24, b का वैल्यू हो गया 2 और c का वैल्यू c के बराबर है। इसे अगर हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग हो जाता है, इसका मतलब c का वैल्यू हो जाएगा log ऑफ 24 टू द बेस 2। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे 2 बेस में है और यहाँ पे भी 2 बेस में होना पड़ता है, मतलब दोनों के दोनों बेस आपके सेम होना चाहिए, राइट। सो c का वैल्यू हो गया log ऑफ 24 टू द बेस 2, राइट। अगर हम इस लॉग को सॉल्व करना सीख जाएंगे फ्यूचर में तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम c का वैल्यू आसानी से लिख पाएंगे, राइट। सो अभी सिर्फ हमें इंटरचेंज करना सीखना है। यहाँ पे अगर हम देखें 9 इज इक्वल्स टू 19 टू द बेस क्या है? c। सो 9 इज इक्वल्स टू 19 टू द बेस c, तो c का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा log ऑफ 9 टू द बेस 19, राइट। सो ये हमारा पहला वाला पार्ट था और ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट है, राइट। अब हम थर्ड सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? लॉगरिथम इक्वेशन है, इसे हम लॉगरिथम बोलेंगे, तो ये लॉगरिथम इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अब इसे हमको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट इंडाइसेस में, राइट। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो होगा c होगा वो बराबर होगा 2 रेज़ टू पावर x की, राइट। तो हमने यहाँ से लॉगरिथम इक्वेशन को एक्सपोनेंट इंडाइसेस की इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। आइए हम देखते हैं एक और एग्जांपल। अगर हम एक फोर्थ एग्जांपल लें और वो हम लें अगर कि 5 इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 6। अगर हमें इसे इंटरचेंज करना है 5 इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 6, अगर आपको x का वैल्यू निकालना है, पहले आप इसको आपको लॉगरिथम इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो आप कैसे करोगे? आपको पता है जो 6x है यहाँ पर बेस में है, तो log ऑफ ये बन जाएगा x2 होगा वो बेस में आएगा और जो c होगा वो 6 बराबर आ जाएगा और ये जो होगा ये आर्गुमेंट में चला जाएगा। तो सिर्फ इंटरचेंज करना सीखना है हमें। अगर हमें इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू log ऑफ 5 टू द बेस x के बराबर। तो अभी तक हमने देखा कि अगर हम log ऑफ 24 टू द बेस 2 का वैल्यू अगर निकाल पाए तो हमारे लिए लॉगरिथम काफी आसान होने वाला है, राइट।
सो सबसे पहले आपको ये इंटरचेंज याद होना चाहिए कि लॉगरिथम को कैसे एक्सपोनेंट इंडाइसिस में कन्वर्ट किया जाता है और एक्सपोनेंट इंडाइसिस में कैसे लॉगरिथम में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं और c की जगह अगर हम क्वेश्चन मार्क लिख दें, राइट, तो c की जगह हमने दोनों जगह क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो अगर आपको log ऑफ a टू द बेस b का वैल्यू पता करना है, log ऑफ a टू द बेस b का क्या वैल्यू होगा, तो आपको अपने दिमाग में एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि b की पावर में ऐसा क्या नंबर लो आप ताकि आपका आंसर a आ जाए, राइट। वापस से रिपीट करता हूं मैं, अगर log ऑफ a टू द बेस b का आपको वैल्यू पता करना है तो आपको इनडायरेक्टली अपने मन में क्या क्वेश्चन पूछना है कि b की पावर में ऐसा क्या नंबर लो आप, b की पावर में ऐसा क्या नंबर लो आप ताकि आपका आंसर a आ जाए, ताकि आपका आंसर कितना आ जाए, a। तो अपने आप जो क्वेश्चन मार्क है वो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो आइए इसे हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, राइट। सो पहला हमारा क्वेश्चन है कि log ऑफ 6 टू द बेस 6 का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो इसे हम अपने मन में क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं और हम अपने मन से पूछते हैं कि 6 की पावर में ऐसा क्या नंबर लें हम, तो 6 की पावर में ऐसा क्या नंबर लें हम ताकि हमारा आंसर 6 आ जाए, राइट। तो 6 की पावर में ऐसा क्या नंबर लो आप ताकि आपका आंसर 6 आ जाए, तो हमें पता है क्वेश्चन मार्क कितना होने वाला है, 1, क्योंकि 6 की पावर 1 ही कितना होता है, 6 के बराबर। इसका मतलब इस लॉगरिथम का आंसर कितना आने वाला है, 1 के बराबर, राइट। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं हम, 2 की पावर में ऐसा क्या नंबर ले हम ताकि हमारा आंसर 8 आ जाए, 2 की पावर में ऐसा क्या नंबर ले हम ताकि हमारा आंसर 8 आ जाए। हमें पता है 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 के बराबर। इसका मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है, 3, राइट। अगला क्वेश्चन है √5 की पावर में, √5 की पावर में ऐसा क्या नंबर ले हम ताकि हमारा आंसर 5 आ जाए, राइट। सो हमें पता है √5 का स्क्वायर जो होता है वो 5 के बराबर होता है। इसका मतलब √5 की ऐसी क्या पावर ले ताकि आपको 5 आ जाए, तो क्या लेना पड़ेगा आपको, पावर 2, राइट। अगला देखते हैं 3 की पावर में ऐसा क्या नंबर ले हम ताकि आपको √3 आंसर मिल जाए, तो 3 की पावर में ऐसा क्या नंबर ले हम ताकि हमें आंसर क्या मिल जाए, √3। तो हमें पता है 3 की पावर हाफ को ही क्या बोलते हैं हम, √3 बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है, 1/2 के बराबर, राइट। log ऑफ 3 टू द बेस 1, राइट। 1 की पावर में आपको अपना क्वेश्चन चेंज करके क्या बोलना है कि 1 की पावर में ऐसा क्या नंबर ले हम ताकि हमारा आंसर कितना आ जाए, 3 के बराबर आ जाए, राइट। सो 1 की पावर में ऐसा क्या नंबर ले ताकि आंसर 3 आ जाए, तो हम देखते हैं 1 की पावर 1 कितना होता है, 1 के बराबर। 1 की पावर 2 कितना होता है, 1 के बराबर। 1 की पावर 3 कितना होता है, 1 के बराबर। 1 की पावर 4.5 कितना होता है, 1 के बराबर। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1, तो इसका मतलब 3 कभी भी हम नहीं ला पाएंगे। इसका मतलब इसका जो लॉग है वो नॉट डिफाइंड है, इसका लॉग क्या होने वाला है, नॉट डिफाइंड। क्यों होगा नॉट डिफाइंड, इसका हम आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि 1 की पावर में ऐसा कोई नंबर हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे ताकि आंसर 3 आ जाए, राइट। तो अगले पार्ट पे देखते हैं, मतलब ये वाला पर्टिकुलर लॉग नॉट डिफाइंड हुआ है, राइट। इस पे आते हैं लॉग की पावर 0 टू द बेस 3, राइट। तो हम अपने आप में क्वेश्चन क्या पूछेंगे, 3 की पावर में ऐसी क्या नंबर लेके आए ताकि हमें आंसर कितना मिल जाए, 0। नाउ 3 की पावर 0 कितना होता है, 1। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9। सो हम ऐसा कभी भी कोई नंबर नहीं ला पाएंगे क्यों, ताकि ये क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए। इसका मतलब ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड के बराबर। log ऑफ 1 टू द बेस 5, 5 की पावर में ऐसा क्या नंबर लेके आए हम ताकि हमें आंसर कितना मिल जाए, 1। तो हमें पता है 5 की पावर 0 कितना होता है, 1 के बराबर। इसका मतलब इस लॉगरिथम का आंसर कितना आ जाएगा, 0। 5 की पावर में ऐसा क्या नंबर लेके आए ताकि हमें -2 मिल जाए, तो 5 की पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 1 होता है 5, 5 की पावर हाफ होता है √5, 5 की पावर -1 होता है 1/5। तो हम कभी भी ऐसा नंबर नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब इस लॉग का भी आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। log ऑफ 3 टू द बेस 0, 0 की पावर में ऐसी क्या नंबर लेके आए ताकि हमें आंसर 3 मिल जाए, तो आप देखोगे ऐसा कोई भी नंबर आप नहीं ले पाओगे। इसका मतलब ये वाला लॉग भी क्या होने वाला है, नॉट डिफाइंड। सो अभी तक हमने देखा कि लॉग के
कुछ आंसर्स आए हुए, बट कुछ ऐसी जगह हुई है जहां पे लॉग नॉट डिफाइंड हो गया है। लॉग का नॉट डिफाइंड होने का मतलब है कि लॉग में जो आपने इनपुट्स डाले हुए हैं वो कहीं ना कहीं अलाउड नहीं होते हैं लॉगरिथम के अंदर, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसमें इन तीनों में, इन चारों में लॉग का जो आंसर आया हुआ है, इसका मतलब लॉग के अंदर ये सारे जो नंबर्स आपने डाले थे ये सही डाले थे, ये अलाउड थे, राइट। और जहां जहां पे लॉग का आंसर नॉट डिफाइंड आया है वहां पे सिचुएशन ये राइज हुई है कि वहां पे हम ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं लेके आए हुए हैं। इसका मतलब लॉग की जो आपने वैल्यूज डाली हुई है कहीं ना कहीं वो अलाउड नहीं करता है लॉगरिथम, राइट। सो अब हम देखते हैं कि लॉग कौन कौन सी वैल्यूज को अलाउड करता है। तो लॉग ऑफ a टू द बेस b जब भी आ जाए तो सबसे पहली बात होती है कि जो आर्ग्यूमेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। वो कभी भी ना तो जीरो अलाउड होगा, क्योंकि अगर जीरो अलाउड होगा तो इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी कि एनीथिंग रेज टू पावर ऐसा क्या नंबर लेके आए ताकि आपको आंसर जीरो मिल जाए, तो जीरो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा उस केस में। सो हम बोल सकते हैं कि ए हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। आप ए का वैल्यू नेगेटिव भी नहीं ला सकते हैं। ए नेगेटिव का मतलब है कि आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव वैल्यू आ जाए, और आपने देखा था कि आर्ग्यूमेंट में जब नेगेटिव वैल्यू आई थी तब भी आपका लॉगरिथम नॉट डिफाइंड हुआ था, राइट। इसका मतलब आपका आर्ग्यूमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। साथ ही साथ आपका जो बेस है, ये जो बेस है ये भी हमेशा एक पॉजिटिव नंबर अलाउड होता है, ये भी जीरो अलाउड नहीं होता है, क्योंकि बेस जीरो जब हो गया तो इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है कि जीरो रेज टू पावर एनीथिंग इज ऑलवेज वन, कभी भी वो 3 नहीं आ पाएगा। तो इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी। तो बी भी आपका जो बेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप देखो तो पॉजिटिव जो बेस है वो 1 भी होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 1 रेज टू पावर एनीथिंग 3 नहीं आ पाया था, इसका मतलब आपका जो बेस है वो 1 भी नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड बी होना, जो बी है वो 1 नहीं होना चाहिए। सो ये आपको तीनों के तीनों कंडीशन हमेशा याद होना चाहिए कि लॉगरिथम आपका कब कब डिफाइन होता है। लॉग ऑफ ए टू द बेस तभी डिफाइंड होता है जब आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव नंबर हो, बेस हो वो भी पॉजिटिव हो, और बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इस टाइप की सिचुएशन आपको अराइज करेगी और आप लॉगरिथम का आंसर नहीं निकाल पाओगे, राइट। सो यहां पे हम लिख देते हैं इज डिफाइंड when a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1.